नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सीटैट में जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि आगे भी जाए सीटैट और ये जो यूपीटैट है इनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो एग्ज़ाम में एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन आ जाता है वो घूम फिर कर दोबारा भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम आया था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। सभी जहाँ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं में से जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी वीडियो महत्वपूर्ण है, आप उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो संस्कृत जो है इसमें दो पार्ट पूछ आते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में पहला वाला पार्ट फिल किया है तो आप पहले वाले भाग को करेंगे। जब आपने ये जो एग्ज़ाम फिल किया था तो एग्ज़ाम के लिए जो ऑप्शन भरे थे उसमें हिंदी और संस्कृत दो ऑप्शन थे। अगर आपने पहले वाले में हिंदी फिल किया है तो पहले आपने हिंदी करनी होगी। अगर उसमें नंबर 2 में संस्कृत फिल किया है तो नंबर 2 में संस्कृत करनी होगी। अगर आपने पहले नंबर में संस्कृत फिल किया है, दूसरे में हिंदी, तो आपने उसी के अनुसार करना है। पेपर में इसी तरह से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपने अपने एडमिट कार्ड में देख लेना है कि आपने कौन सा ऑप्शन पहले भरा हुआ है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाषा एक संस्कृत के हम इसमें पहले भाषा एक संस्कृत को करेंगे जिन्होंने पहले ऑप्शन भरा हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थिना चतुर्भागस्य प्रश्न नाम प्रश्न संख्या 1 से 30 उत्तराणी दद्यु यदि तई संस्कृतम प्रथम भाषा उर्पेक्षितम। अगर आपने लैंग्वेज 1 उसमें संस्कृत फील की है तो आपने ये करना है। अगर लैंग्वेज 2 फील की होगी तो आगे जो पार्ट आएगा वो लैंग्वेज 2 का आएगा। तो ये यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर बनने से पहले ये जरूर फील कर लेना, ये जरूर देख लेना। और अधोलिखित श्लोक नाम पठित्वा प्रश्न नाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिताम उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर 1 से 6 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये शुरू में यहाँ पर पद्यांश है, इनमें से आपने छांटकर ये भरनी है। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक आया है कि अश्व नाम लक्षणम वेगो हो, गजा नाम लक्षणम मदः, चतुर्यम लक्षणम स्त्रीनाम उद्योगो लक्षणम निर्णाम। घोड़ा जो होता है उसका जो लक्षण होता है वो तेज चलने से होता है, और हाथी का लक्षण है मदमस्त चलने से। स्त्री का लक्षण है उसकी चतुराई, और जो व्यक्ति जो है आदमी उसका लक्षण होता है उद्योग करना। नम नम छिदंती शास्त्र न दहती पाव का न चय एनम कलंता पौह न है सोचती मरता है। यहाँ पर आत्मा जो है उसके बारे में बताया गया है, गीता जो है वहाँ से लिया गया है कि आत्मा के बारे में बताया गया है कि कोई भी अस्त्र इसे छेद नहीं सकता और अग्नि इसको जला नहीं सकती, और जो पानी जो है इसे गीला नहीं कर सकता, और जो हवा है ये इसे सुखा नहीं सकती। तो आत्मा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति अतीर्ण पतितो वहनी स्वमेव उपशाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र हो उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और अतीर्ण पतितो वहनी स्वमेव उपशाम्यति, अगर आग जो है ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पर ये तिनके ना हो, जिसे देसी भाषा में दुबड़ा कह देते हैं, तो वो ना हो तो अग्नि क्या है वो अपने आप शांत हो जाएगी। या इसका उदाहरण आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रही है और अगर एक व्यक्ति चुप है, वो उसका पलट कर उत्तर ना देता है तो वो अपने आप ही लड़ाई शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसमें समझ सकते हैं। और जीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम, कि अपच के समय पानी पीना दवाई का कार्य करता है। भोजन के पचने के बाद पिया हुआ जल शक्ति देता है, और भोजन के मध्य में
जो पानी पीना ये अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जलपान विष के समान होता है। तो आपने ये कहावत भी सुनी हो कि भोजन के बाद लगभग आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, या तो उससे आधा घंटा पहले पी लो या फिर उसके आधे घंटे के बाद पानी पियो, क्योंकि हमारी जो उदर जो अग्नि होती है उसके ऊपर ये बुरा प्रभाव डालती है। क्योंकि भोजन खाने के बाद हमारे जो उधर जो है पेट ये गर्म हो जाता है, और अगर आप अग्नि के ऊपर पानी गिरोगे तो आपको पता ही है अग्नि बुझ जाती है, तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो यही कारण है कि आधे घंटे के बाद जो पानी पीना चाहिए। और अगर यह भी जरूरी नहीं है कि आधे घंटे तक, अगर आपके गले में कुछ फंस जाए तो एक घूंट आप पी सकते हैं जिससे कि भोजन नीचे चल जाए, कोई ये भी नहीं है कि नहीं पीना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ददाति प्रतिग्रहणति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजम भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। तो प्रीति के यहाँ पर लक्षण इसमें जो है बताए गए हैं। प्रीति के कौन कौन से लक्षण हैं? ददाति देना, ये है लेना, और उसके बाद एक दूसरे के रहस्य को बताना, पूछना, और भोजन करना, कराना। तो ये 6 लक्षण यहाँ पर प्रेम के बताए गए हैं। तो प्रीति षड्विधा लक्षणम, तो प्रेम जो है इसके 6 लक्षण बताए गए हैं। और सच में कहा गया कि प्रेम में कुछ भी छिपा नहीं होता है, कुछ और भी कुछ भी पूछ सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। लेन देन एक साथ खाना और खिलाना ये चलता रहता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी को भी प्रेम पूर्वक कोई बात पूछते हैं तो वो आसानी से बता देता है। अगर रोब से पूछोगे तो वो जो है बिगड़ जाती है बात, तब वो बताना होता है तब भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट है विकृति नए गच्छन्ति संग दोषेण साधु हैं आवेष्टिता महासर्पे चंद्रमनाय विषायते के विकृति न योगछन्ति संग दोषेण साधु हैं। अच्छे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो विकृति न योगछन्ति कि बुरे व्यक्तियों के साथ रहने पर भी साधु के स्वभाव में कोई गिरावट नहीं आती है। अर्थात इसमें कहा गया है कि विकृति न योगछन्ति संग दोषेण साधु, साधु जो होते हैं अच्छे व्यक्ति, अगर उनके साथ कोई बुरा व्यक्ति लगा भी हो तब भी अच्छे व्यक्ति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आविष्टता मासर पे चंद्रमनाय विषायते, जिस प्रकार चंद्र का पेड़ आपने देखा होगा उस पर हजारों की संख्या में सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो जो चंदन का जो पेड़ होता है उसमें विष प्रवेश नहीं करता है। तो यहाँ पर अच्छे व्यक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है कि बेशक उसके साथ बुरा व्यक्ति भी लगा हो लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर पद्यांश थे। अब जो है इसमें से आपने एक क्वेश्चन छांटने हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा उद्योग है के साम लक्षण, उद्योग करना यहाँ पर किन का लक्षण है? तो यहाँ पर जो पहला ही जो पद्यांश था इसमें बताया गया था उद्योग लक्षणम निर्णाम, जो आदमी जो होते हैं मनुष्य उनका लक्षण होता है उद्योग करना, व्यापार करना। नेक्स्ट है आप है पदस्य पर्याय, यहाँ पे आप है जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा आया है? तो आप है का अर्थ, पहले तो आपको आप का अर्थ पता होना चाहिए तभी आप इसमें सही फील कर पाएंगे। तो आप है का अर्थ होता है जल, पाव का अर्थ, तो आपका ये आप है आपने याद रखना है, आप है जल, सर होता है सरोवर, गटगड़ा पटका पड़ा। नेक्स्ट है तृतीय श्लोक अग्नि पदस्य स्थानीय का शब्द प्रयुक्त है। ये अग्नि इसका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं या इसके स्थान पर इनमें कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो अग्नि जो शब्द है इसके लिए हम जो वहनी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहनी का जो है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द है अग्नि। और काष्ठ लकड़ी होती है, वस्त्र कपड़ा, और शिरास्त्र नाम है गर्दन का ऊपरी हिस्सा या ऊपर के भाग की रक्षा करना। नेक्स्ट है भोजान्ते किम विस्प्रदम, भोजन के बाद में क्या यह विष वाला होता है, ये विष प्रदान करने वाला माना गया है। तो ये जो वारी जो होता है, वारी का मतलब होता है जल पानी, जल या पानी आप कह सकते हैं। तो भोजन के बाद में पानी पीना ये जहर के समान होता है। नेक्स्ट है प्रीते लक्षणम कतिविधम, प्रीति जो है प्रेम, इसके लक्षण यहाँ पर आपने बताना है कि इसके लक्षण कितने माने गए हैं। तो प्रेम जो है प्रेम के लक्षण माने गए हैं 6। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति भुंक्ते भोज्यते और पृच्छति। अगला क्वेश्चन है संग दोषेण विकार है कुत्ता न भवति, संग होता है साथ, साथ होने पर किस में विकार नहीं होता है?
तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। साधु जो होता है अच्छे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर उसके साथ कोई दुष्ट व्यक्ति लगा होगा तब भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके अब अधोलिखिता श्लोकान पठित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो पैडागोजी जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में पहले भी पैडागोजी के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाद में पद्यांश आ सकते हैं। तो ये जो है एग्जाम लेने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर को बनाता है। तो इसमें जो अभी पैडागोजी के यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसमें 7 से लेकर आगे 21 तक। तो पहला क्वेश्चन है तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणम ध्यानं ददाति एवं सा किं विकसितुम इच्छति। तीसरी कक्षा की जो शिक्षिका है यह प्रत्येक शब्द में सोच उच्चारण की ओर ध्यान देती है। तो वो इसमें क्या बताना चाहती है। तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी शुद्धताम, वो शुद्धता की तरफ इसमें ध्यान दे रही है। तो ये इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म उपेस्य कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। तो सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता ये इनमें पूछा गया है कि ये किस में है। कई बार जो जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है, अगर आपके हिंदी में समझ में न आए तो आप एक बार जो है इंग्लिश वाला जो शब्द है उसकी तरफ भी नज़र जरूर मार लें। तो आपके बस ध्यान में आने की बात है, समझ में आने की बात है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन बी लेखन से कि सूक्ष्म पेशीय जो कौशल है वह कौशल होता है जो लेखन की प्रामाणिकता और कुशलता पर निर्भर करता है। इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति कौशल को भी परखता और समझता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस कौशल को छात्र पेशीय कौशल बताया है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि इनमें से क्या है। जैसे प्रतिपुष्टि दी गई है, अगर आपको हिंदी में ना पता लगे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, फीडबैक यहाँ पर इसका रहेगा। तो ये जो फीडबैक है या प्रतिपुष्टि इनमें से क्या होती है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन ए उभय शिक्षार्थी के नाम कृते स्व विकासाय। तो ये इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है तो इसमें जो है ये प्रतिपुष्टि के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा स्व विकास कार्य किया जाता है, अर्थात अपना विकास का कार्य किया जाता है। और प्रतिपुष्टि को छात्र शिक्षक संतुष्टि से भी कुछ लिया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसमें से आंसर माना गया है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितुम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिक भवति। तो प्रारंभिक स्तर में यहाँ पर पूछा गया है शिक्षितुम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिक भवति। तो इसमें जो महत्ता है ये मानी गई है ऑप्शन सी बोध पठनम फ्लैश कार्ड की कि निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में प्रारंभिक स्तर को पढ़ाने हेतु शिक्षक को फ्लैश कार्ड जो होती है उनकी तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए तथा शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर करना चाहिए कि यह फ्लैश कार्ड एक पठन सामग्री हो। तो यहाँ पर फ्लैश कार्ड इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय अध्ययन चरणम किम। बालकों के पढ़ने के विकास और लिखने के लिए यहाँ पर इसमें क्या जरूरी है। तो इसमें माना गया है ये उद्गामी साक्षरता को। तो बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभ का जो चरण है ये उद्गामी साक्षरता से है। उद्गामी साक्षरता का मतलब जो है ये होता है कि स्फुटित साक्षरता अर्थात बिल्कुल प्रारंभ में ही छात्र हृदय मंचर पर निकलने वाली शिक्षा। तो उद्गामी साक्षरता इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान युगलेषु विभजति। शिक्षिका जो है अध्यापिका ये स्वकक्षायाः बालकान अपने कक्षा के बालकों को युगलेषु विभजति युगल में उनको विभाजित करती है। तान युगलान स्व पुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सोचति एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। तो वो यहाँ पर किसके क्या करना चाहती है। तो इसमें यह रहेगा ऑप्शन ए समकक्ष मूल्यांकनम। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कोई शिक्षिका या आप अध्यापिका कह सकते हैं तो अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों में बांटती है। युगल का मतलब होता है जोड़े
और युगलेशु अगर इसमें विभक्ति पूछ ले जाए तो सप्तमी बहुवचन इसमें रहेगी युगलेशु। तो जोड़ में विभाजित करती है तथा उन युगलों को स्वयं उन्हीं की किताबों को प्रदान करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों को संशोधन करने के लिए सूचित करती है, तब इस प्रकार का शिक्षिका का कार्य ये समक्ष या मूल्यांकन कहलाएगा। तो वह जो अपने आप से ही उनसे मूल्यांकन करने के लिए इसमें कहते हैं कि तुम जो अपनी जो त्रुटियां जो है कठिनाइयाँ उनको देखो। तो आपस में ही जान पे सुलझाने के लिए इसमें कह रही है। नेक्स्ट है मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। मूल्यांकन के समय में इनमें से किस विषय में शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी कि एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्वस्थितस्य तुलना, कि मूल्यांकन के समय में शिक्षक का आवश्यक ध्यानाकर्षण एक छात्र के विकास और उसके पूर्वस्थित कार्य की तत्क्षण तुलना करना, अर्थात कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान की अंकित करेगा, तभी एकांकीय मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली पद्धति पूर्ण होगी। साथ ही साथ मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का जो तात्पर्य है मूल्य का अंकन करना। तो मूल्यांकन इसमें जो है ये सीन सा रहेगा, एक छात्र से विकास तस्य पूर्वस्थितस्य तुलना। नेक्स्ट है पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्व सर्वाधिकम। पढ़ने के समय में यहाँ पर सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है। तो इसमें दिया गया है पाठार्थस्य अवगमनम, ऑप्शन बी। पठन पाठन के समय जब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कुछ पाठ का भली भांति बोध होना, न कि उस स्वर में पढ़ना, पाठ के प्रत्येक शब्द को धारापूर्वक में पढ़ना। तो पढ़ने के समय में तो बेशक उसको जो आराम आराम से पढ़ो, लेकिन ये नहीं है कि जोर जोर से पढ़ो और आपका जो उच्चारण है ये गलत हो जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थ को जानना। नेक्स्ट है बालानाम पत्रिकातः कस्यचित् कथाया पठन नाम, पत्रिका के माध्यम से पढ़ाना पूछा गया है इसमें। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, विस्तृत अध्ययनम। तो यहाँ पर बालकों की पत्रिका अध्ययन अंतर्गत किसी कक्षा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का विस्तृत अध्यापन कहलाएगा। तो छात्रों के द्वारा यदि किसी भी पत्रिका का संदर्भ या उद्देश्य पाठ पढ़ाया जाता है तब उनका यह कार्य पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि ये विस्तृत अध्ययन यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट आएगा उत्पादक कौशलम, उत्पादक कौशल यहाँ पर माना गया है इसमें। तो उत्पादक कौशल जो है इससे अर्थ माना गया है कि संभाषण के लेखन से, जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्री सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना, शिक्षिका जो है अध्यापिका, ये किसी शब्द के बिना भी छात्रों के साथ संप्रेषण करती है। तो एवं सा उपयोगम करोति, तो ये किसका उपयोग यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर कर रही है शब्देतर संप्रेषण का। ये और ये अर्थ, इसका मतलब क्या होता है शब्देतर संप्रेषण, कि शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली बात यह अच्छी तरह किया गया परस्पर शिक्षण। नेक्स्ट आएगा सिंहस्य विषय एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रा निर्दिष्टि। सिंह जो है इसके विषय में एक कथा को पढ़कर शिक्षिका छात्रों को निर्देश देते कि भुवनस्वयं अरण्ये सिंह अस्ति इति मनसि विचार्यं कथा श्राव्यतु इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति। तो वो जो शेर के विषय में जो कहानी बच्चों को पढ़ाना चाहती है, तो उसमें जो मेन जो रोल है या जो सिंह है वो बच्चों को ही उसमें रखकर उन्हें बताने की कोशिश कर रही है कि तुम जो यहाँ पर, जैसे शेर की कहानी है कि तुम शेर हो, तो
ये उसी के बारे में यहाँ पर क्या बताने का प्रयत्न कर रही है, तो इसके माध्यम से तो यह रहेगा यहाँ पर उनमें सृजनात्मकता का विकास वो उनमें कराना चाहती है। तो सिंह के विषय में एक कथा को पढ़ाती हुई जो शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है कि जंगल में सिंह है और ऐसा मन में विचार करके आप लोग कथा को सुने। तो इस प्रकार शिक्षिका छात्रों के सृजनात्मक और चिंतन क्षमता के विकास का प्रयत्न करना चाहती है। और एक और, अगर आपको ये सृजनात्मक शब्द दिखाई दे और आपके पास अगर ये ना पता हो कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो लगभग जो है 99% आंसर वही होगा जहाँ पर ये सृजनात्मकता शब्द दिया गया होगा। तो ये फार्मूला तभी लगेगा अगर आपको ये ना पता हो कि कौन सा आंसर सही है। तो लगभग जो है 99% यही आंसर सही होता है जहाँ पर ये सृजनात्मकता दी गई हो। नेक्स्ट है भाषा अधिगम अधिग्रहणियों मध्य का भेद है। तो भाषा के सीखने के समय में भेद यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को कि अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच कुछ भेद है। भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है तथा भाषा अधिग्रहण ये स्वाभाविकता की जनक है। भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है और भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक प्रवेश से संबंधित ज्ञान है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव है। तो बस आपने बस इतना ही याद रख लेना है कि अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षण है प्रथम भाषा अध्ययनम। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए। तो विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषा अध्ययन, अगर प्रारंभिक शिक्षा आप इसमें कह सकते हैं, इस तरीके से भी आपको इसको जान सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपको ये प्राथमिक भाषा वाला इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे और उसमें मातृभाषा भी हो तो यही आपका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो प्रारंभिक जो शिक्षा है ये मातृभाषा में होती है, दूसरी प्रांत भाषा में, तीसरी अंग्रेजी या अन्य विषय में। तो मातृभाषा जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। बालक की प्रथम भाषा जो है मातृभाषा होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर कविता है प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंद अनुभूति। प्रारंभिक स्तर पर कविता का प्रयोजन कविता के संगीत, ताल और अनुप्रास आदि के आनंद की अनुभूति से होता है। कविता काव्य का ही सूक्ष्म अंग कहलाता है, इसलिए कहा जाता है कि कविता को पढ़ते समय पद्यों के लय, ताल, तुक, यति, गति का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखितम श्लोकान पठित्वा प्रश्न नाम, यहाँ पर उत्तर इसमें से चुन के भरना है आपने। और यहाँ पर जो प्रश्न ये 22 से लेकर 30 तक रहेंगे, तो ये यहाँ पर गद्यांश है, इसमें से आपने फिल करनी है। तो पूरा एकस्मिन् स्थाने द्वे नार्यो वस्तिसम और तयोः परस्परम महति प्रीति ही कालांतरित तयोः मध्ये एकस्य पुत्रस्य विषये महान् कलहः अजायत। सरल अयं मम पुत्रः इति सैक्रोदम उद्घोषयति विमला न अयं तौ अपि तो अयं मम पुत्रः इति तारसौरेण प्रतिवदति। इत्थं च कर्मेण तयोः कलहः चरमावस्थां गतः। अथ विवादे प्रकाष्ठं गते द्वे अपि न्यायालयं गतवत्योः तयोः वकीलो स्वपक्षं न्यायाधीशस्य समक्षं सप्रमाणं प्रस्तुतवन्तौ। न्यायाधीशः उभयमपि पक्षं समम् अश्रुतपूर्वकं च ज्ञात्वा किंचित् व्यूढमूढः समझाता है। सर प्रारंभे एकत्रित सर्वप्रथम अयं बालकः कया स अधिकां प्रसन्नताम् अनुभवति इति ज्ञातव्यम्। सः तु उभयाभ्यां सह प्रसन्नः दृश्यते इति ज्ञात्वा न्यायाधीशः निर्णीतुं न समर्थः भवत् अयं वस्तुतः कस्याः पुत्रः। अधिकं सूक्ष्मं विचिन्त्य न्यायाधीशः अवदत् यत् मया उभयः पक्षः श्रुतः साम्प्रतं निर्णयं सावधानतया शृण्वन्तु। बालकं प्रति भवत्योः समाना स्नेहं च प्रीतिः अतः इमं बालकं विभज्य अर्धम् अर्धं स्वीकृताम्। इमं निर्णयं श्रुत्वा विकलः प्रसन्नः सरलः तु मूर्छिता सती। तत्क्षणमेव भूमौ पत्य सा नानाविधैः उपचारैः अर्धघण्टा अनन्तरं चेतनां लब्धवती। ततः स चाकरौ प्रसार्य बहुविहला अश्रुधाराभिः रुदति न्यायाधीशं प्रार्थयत् मान्यः मोहनस्य रोमांसछेदनम् अपि मम प्राणछेदनं समम्। अति दुःखकरं भविष्यति भवन्तम् अस्य बालकस्य अहं जीवनं याचे।
दियतम इमं बालकम विमलाई यस्य कस्यैव इत्यतन्न मदीयः कोऽपि दुर्ग्रहः किन्तु येन बालकः अयं स्वस्थः सुखी चिरायु च भवेत् तथैव भवद्भिः कर्तव्यम्। तो यहाँ पर जो दौड़ते हैं ये बच्चे को लेकर लड़ने लग जाती है कि यह मेरा पुत्र या मेरा पुत्र है, इसको लेकर वो न्यायालय में जाती हैं। पहले जो है न्यायालय वाला भी इसमें जो निर्णय नहीं कर पाता है और वो कहता है कि मैं इस बच्चे को आधा आधा कर दूंगा, तो इस प्रकार से बांटा जाएगा। लेकिन जो उसकी रियल जो माँ थी वो उसको देखकर मूर्छित हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम इसको छोड़कर मुझे मार दो लेकिन उसको जीवन दान दे दो। तो यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि यही इसकी असली माँ है। तो इस प्रकार की जो इसमें घटना हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो है इसमें से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप जो गद्यांश जो है इसको एक बार में ही ध्यान से पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको उस पद्यांश पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने बस जो है गद्यांश को ध्यान लगाकर जरूर पढ़ना है। अब यहाँ पर नारी इति पदस्य पर्याय है। नारी जो है इसका पर्यायवाची शब्द, क्योंकि कुछ जो शब्द जो यहाँ पर गद्यांश में पूछे जाते हैं उनका गद्यांश से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ जो है अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नॉलेज जनरल नॉलेज वाले होंगे और 5 जो है इस गद्यांश में से होंगे। तो नारी इति पदस्य पर्याय भवति, नारी जो है नारी का अर्थ क्या है, अब ये तो गद्यांश में नहीं है, ये आपने ऐसे ही देख लेना है। इसी तरीके से आप गद्यांश को जल्दी फील कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है और आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपके ये याद होना चाहिए कि नारी जो पर्यायवाची कुछ जो वैसे जो शब्द होते हैं जनरल नॉलेज वाले वो जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो गद्यांश है उसे जल्दी फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारी का पर्यायवाची शब्द इसमें जब पूछा गया कि नारी का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें कौन सा है, तो ये इस रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर महिला इसका अर्थ यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गद्यांश अस्मिन् उच्च स्वरेण इति पदस्य कृते का शब्द है प्रयुक्त है। गद्यांश में उच्च स्वर का मतलब क्या लिया गया है, ऐसे मिलता जुलता शब्द इसमें कौन सा आया है, तो इसमें रहेगा ये तार स्वरेण, ऑप्शन ए तार स्वर। आपने इसमें एक लाइन आई है तार स्वर वाली, तो कि विमला न अयम तव अपितु अयम मम पुत्र इति तार स्वरेण प्रतिबद्धति। तो तार स्वर का या जोर से बोलना, तो तार स्वरेण उच्च स्वरेण, तो ये इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट है सरला विमलेहो मध्य कस्मिन् विषये कलह अजायत। सरला और विमला के बीच में जो लड़ाई जो थी झगड़ा ये किस कारण से हुआ था, तो पुत्र को लेकर हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, पुत्र को लेकर जो झगड़ा हुआ था। आपने जो गद्यांश जो है, क्योंकि गद्यांश से बहुत से नंबर एग्जाम में बनते हैं और आसान भी होते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो गद्यांश आपने जरूर करना है, पहले आप गद्यांश कर लो बाद में जाओ और काम कर सकते हैं। तो गद्यांश जाए आसान होते हैं तो आपने जरूर इनको करना है। तो सरला विमलेहो मध्य कस्मिन् विषये कलह अजायत, तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े कांड था ये था पुत्र। नेक्स्ट है विवादस्य निर्णय ते कुत्र गतवत्यो। तो जब झगड़ा हुआ था तो उसके बाद ये दोनों कहाँ गई थी। यहाँ पर गतवत्यो ये तो इसलिए आया क्योंकि वे 2 महिलाएं थी, 2 के लिए यहाँ पर ये आया है। तो वे जो न्यायालय में गई थी, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी न्यायालयम। नेक्स्ट है बालकम विभज्य अर्धम अर्धम स्वीकृतम इति कहा अवदत। बालक को 2 भागों में आधा आधा कर लो, तो ये बात इनमें से किसने कही थी, क्योंकि वे न्यायालय में गई थी तो न्यायाधीश के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है अहम अस्य बालकस्य जीवन याचे इति का अवदत। मैं इस बालक का जीवन मांगती हूँ, तो इस प्रकार की जो बात है ये इनमें से किसने कही थी, तो यह जो उसकी जो रियल माँ जो थी उसने ये बात कही थी सरला ने। नेक्स्ट है अनुच्छेद अस्मिन् दीर्घायु इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम। अनुच्छेद में दीर्घायु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें रहेगा चिरायु। अल्प का मतलब होता है कम, ये वृक्ष हो गया गाय होगी, तो चिरायु। अगर आपको इस तरह से भी पता हो तब भी आपको जो है गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जो है पहले जो ऑप्शन जो होते हैं उन पर नज़र जरूर मार लें, क्योंकि इससे आपका जो है समय बच जाएगा और गद्यांश में जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट है न्यायाधीशस्य निर्णय सरलकस्य वास्तविकता माता। ये कैसे जाना कि उसकी वास्तविक माता है, तो उसकी वास्तविक माता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी मोहनस्य। न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार सरला मोहन की वास्तविक माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बहुप्रसन्न इति पदस्य विलोम पदम। बहुप्रसन्ना ज़्यादा खुश होने का उल्टा यहाँ पर शब्द पूछा गया है, विलोम पद इनमें कौन सा है, तो ये माना गया है बहुदुखी। बहुप्रसन्ना बहुदुखी। अगर अन्य को देखा है ये ज़्यादा बोलने वाली है, सुखी है, ये अलग है, तो बहुप्रसन्ना बहुदुखी। तो यहाँ पर अब ये भाषा 2 है। तो अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम विकल्प आत्मगोत्रेभ्य उचित उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर जो भाषा 2 जिन्होंने जो है इसमें फिल किया हुआ होगा, तो उनके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जिन्हें लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया हुआ है, ये आप देख लेना। तो इसमें 31 से लेकर 37 तक के जाए क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपने इस गद्यांश को पढ़कर इसमें से उनके उत्तर देने हैं। तो एकस्मिन् नगरे धनधान्यं संपन्न आसीत् एकः कृषिवलः तस्य प्राङ्गणे सुपोष्टः बहु दुग्धा कपिला नामधेनु बद्धासीत्। तो एकदा विभावर्यां सा धेनुः केनापि चोरेण हरिता। अथ स कृषकः अन्यां धेनुं क्रेतुं हठदिवसे सुदूरवर्ति किमपि नगरम् अगच्छत्। तत्र तो विक्रियार्थम् अनीतासु धेनुषु स्वकीयः धेनुः आने दृष्ट्वा अभिज्ञाता। ततः शब्दे एव धेनुः समीपं गत्वा उच्चैः अभाषत, भो जनः मदीया इयं धेनुः अत्र तिष्ठति। 4 दिनानि व्यतीतानि मम गृहात् अस्याः मूषितायाः। ततः तस्याः धेनोः मिथ्यास्वामी स पाठचरः दक्षिणगर्भया वाण्या अब्रवीत्, बद्धर्मुख मोहम् आपदितः ते दृष्टिः। इदानीं संवत्सर अपि अधिकं कालम् एषा धेनुः तत्सकाशे वर्तते। कदाचित् आकारसदृशेन तव धेनोः अनुकुर्यात्, परं मदीया एव इयं गौर इत्यत्र नास्ति सन्देहः इति। एतत् अकर्ण्य कृषिवलः सत्स्वर तस्याः धेन्वाक्षिणी पाणिभ्यां पिधाय तं मिथ्यास्वामिनम् अभाषत। यदि यतः दिवसान् धेनु इयं तव गृहे तिष्ठति तर्हि तवया परीक्षिता स्यात्। तत्वद कतरेण नेत्रेण कारणः इयम् इति। तो वो जो यहाँ पर गाय के बारे में पूछ रहा है कि बताओ वह कौन से आँख से काणी है। अपि च केन नामना अहुता, और क्या नाम उसके बुलाते हैं। इति अपि च के नामना अहुता सत्स्वरम आगस्ति इति। स अपि प्रत्युष अग्रमुस्तायाः तस्याः धेनोः अव्यविशेषान् न अवगच्छति। संभ्रान्तः स किमपि व्यक्तम् इत्यतः वामेन लोचनेन कारणः इति, कि बाईं आँख से काणी है। तो कृषिवलः तं वंचितुं पुनः प्रहा सखे सम्यक् विमृश्य एव वद इति। तथा अधिकमेव सम्मोहितः स स्तनेन प्रत्यवदत्, आम विस्मृतं खलु मया, मैं निश्चय ही भूल गया हूँ। न वामेन परम दक्षिणेन एव नेत्रेण कारणः मम एषा धेनुः। वो जा अपने बात पलट देता है कि यह बाएं से नहीं दाएं आँख से काणी है। तो इस प्रकार की बात पलट देता है। मैं परमादात प्रथम विपरीतम एवं अभितम। खुश होने के कारण मेरे द्वारा या गलती से मेरे द्वारा इस प्रकार की बात ये कही गई है। वस्तुतः तो दक्षिण में अस्या चक्षु विकल्पम, दक्षिण की तरफ का ही जो उसका नेत्र काना है। तदंतरम सह स्वामी धेनु नयनाभ्याम पानी अपनी है प्रोचय अगर्जत पश्यत भोजन पश्यत अहम पुरुष चौर्य निपुण है अनिर्तवादी चाहिए सिद्धम एवं इदानीम, कि यह झूठा है, यह बात सिद्ध हो गई है। मम धेनु के नपिने ने न काना, मेरी जो गाय है किसी भी आँख से काणी नहीं है। केवलम दुरात्मना अस्य चौरशील मिथ्यावादम चाहे व्यक्ति कर तुम मया अयम प्रश्न है कृत है, केवल सच जाने के लिए मेरे द्वारा से किया गया है। बनता है दोनों प्रश्न। तो अब यह है देखो, अय कपिले आगछ आगछ, हे कपिला आओ आओ इति तेन परम स्नेहेन आहुता सा गले रजुबद्धापि तम कृषिवलम प्रति आगंतुम प्रायतत। तो वो उसके पास आने की कोशिश करती है। सर्वे समीप वर्तित जन समय गृहीत है चोरा इति निंदा में करूँ, और वो चोर की क्या है उसके बाद निंदा करते हैं। स सत्करो अपि राजपुर से निरिध्य न्याय दक्ष से पूर्तः नीत है कृषिवल है सेवक्याम धेनु विंदित है आनंदित है चाभूत सर्वे जना कृषक से चातुर्यम प्रशंसन। और सभी जाए यहाँ पर जो किसान जो है उसका जो रियल जो स्वामी था उसको देखते हैं।
तो इस प्रकार की यहाँ पर जो इसमें ये बात हुई है, जो उसके गाय को जो चुरा लेता है वो इसके बारे में जो फैसला करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर उनका फैसला हो जाता है कि ये जो इसी की वास्तविक जो रियल गाय हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर गद्यांश है, आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। तो अब जो इसके यहाँ पर जो है ये आपने क्वेश्चन इसमें से फिल करने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कृषक इति पदस्य पर्याय है। ये जो कृषक जो आया है इसका पर्यायवाची क्या है। अब जैसे यहाँ पर कृषक पूछ लिया गया है, इसका आपने जो गद्यांश है इसमें भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद हो बेसिक नॉलेज। तो कृषक इति पदस्य पर्याय है, कृषक जो है इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है। कृषक का मतलब होता है किसान, तो इसका सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कृषि वाला है किसान। नेक्स्ट है अनुच्छेदेऽस्मिन् गौ इति पदस्य कृत किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर जो गौ जो आया है गाय, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो गाय जो शब्द आया है इसके लिए रहेगा ऑप्शन ए। धेनु जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है, तो यह जो इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द आप कह सकते हैं। महिषी का मतलब भैंस होता है। नेक्स्ट है महिम पादिता इति दृष्टि इति कैवदत्त। तो ये शब्द यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा कहे गए हैं, मिथ्या स्वामी। तो ये कहे गए हैं यहाँ पर मिथ्या स्वामी, ऑप्शन डी महिम आपादिता इति दृष्टि ही। तो ये जो यहाँ पर मिथ्या स्वामी क्या था, तो उसका जो चोर जो है आप कह सकते हैं चोर के द्वारा। नेक्स्ट है कतरे नेत्रेण काणः इयम् इति कावदत्त। तो कौन सी आंख से ये कहानी है, तो ये कावदत्त ये किसने पूछा, ये कहा। तो ये कहा गया था किसान के द्वारा, जो उसका वास्तविक जो स्वामी था, तो उसके द्वारा ये बात उससे पूछी गई थी कि कतरे नेत्रेण काणः कि वो कौन सी आंख से कहानी है। नेक्स्ट है प्रह इति पदस्य पर्याय। इसका जो पर्यायवाची शब्द आपने बताना है कि प्रह जो यहाँ पर दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द। तो प्रह जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है अवदत्त, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। प्र जो उपसर्ग पूर्वक अह इसमें धातु है, तो इससे बनता है प्रह। और अवदत्त इसमें है वह धातु लग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन अवदत्त। इसमें शुरू धातु है, इसमें धाव धातु, इसमें गम धातु है, सभी ये लंग लकार में। नेक्स्ट है धेनु नाम की मासीत। धेनु जो थी अर्थात गाय, उसका नाम, तो उसका नाम क्या था, नाम था उसका कपिला। नेक्स्ट है सर्वे जनः कृषकस्य किम प्रशंसन। सभी लोगों ने कृषक की प्रशंसा की थी, तो क्यों की थी या किसके बारे में की थी। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी चातुर्यम। उसकी जो चतुराई जो थी कि किस तरीके से उसने अपनी जो गाय है वो उससे ले ली, तो इस कारण से जो है यहाँ पर किसान की प्रशंसा की गई थी उसकी चतुराई के कारण। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या 8 से 22 विकल्पात्मक उत्तरव्यय उत चित्रम चित्वलिखत। तो 8 से 22 तक के यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपने उनके उत्तर देने हैं, और पेडागोजी जो है उसमें से एक क्वेश्चन रहेंगे। तो योग्य अवसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगम है। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए छात्राणाम कृते कष्ट प्रदाय न भविष्यति, कि छात्र के द्वारा किया गया अनेक भाषाओं का अधिगम शिक्षक आदि के द्वारा योग्य अवसर प्रदान करने के कारण कष्टकारी नहीं होता है। अर्थात छात्र का योग्य अवसर मिलने पर अनेक भाषाओं को सीखने में कठिनाई कम हो जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार प्रत्येक छात्र से अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन, आरटी आप इसे कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन। तो प्रत्येकम छात्र से अधिकार अस्ति, प्रत्येक छात्र का अधिकार है। तो ये कौन सा है या क्या है, तो ये है ऑप्शन सी मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करना। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसके अनुसार सभी छात्रों का यह अधिकार प्रदान करता है कि वह शिक्षा देना अपनी मातृभाषा के अनुसार ग्रहण करेंगे, और उस छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं कराया जाएगा,
बालक स्वतंत्र है, इसलिए मातृभाषा को बालक की प्रथम जननी कहा गया है। नेक्स्ट है प्रथम कक्षाया छात्राणां कृते भाषाया पठनार्थम अधोलिखितेषु कथमे विषय योग्यतम भवेत्। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए भाषा को पढ़ाने के लिए इनमें से किस विषय को उचित माना गया है या योग्य रहेगा। तो ये माना गया है यहाँ पर मम परिवार है, मेरा परिवार। तो यह है प्राथमिक कक्षा के लिए। नेक्स्ट है यह शिक्षिका छात्रान् अधिक बाल साहित्यम पठितुम प्रेरिति सह छात्राणाम इच्छति। तो क्या इच्छा चाहता है, यह शिक्षिका छात्रान् अधिक बाल साहित्यम पठितुम प्रेरिति। जो शिक्षक अध्यापक जो है टीचर बालकों को बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या चाहता है छात्रों से। तो वो चाहता है कि यहाँ पर ऑप्शन सी की पठन कौशल वर्धितुम इच्छति। तो उनका जो पढ़ने का जो कौशल है वो उसको बढ़ाना चाहता है, तेज करना चाहता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बाल साहित्य में रुचि दिखाते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला है अक्षराणाम लेखनार्थम विद्यार्थिनः समर्थान कर्तुम शिक्षिका तान कथयति कथम अक्षर निर्माणार्थम रेखांकनम करणीय वक्रम करणीय पासम करणीयम इति एतद अस्ति। तो ये यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, एतद अस्ति। तो ये इनमें से क्या है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए लेखन यंत्र। तो वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए तथा विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक अक्षरों के निर्माण के लिए रेखांकन करने के लिए वक्र और पासा बनाने के लिए विद्यार्थी लेखन यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लेखन यंत्र जो इसमें सी आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट आएगा संभाषण कौशल से विकासार्थम योग्यतम मार्गम अस्ति। संभाषण कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छा रास्ता इनमें से कौन सा है, हमारा कौन सा है। तो छात्रों के लिए तो इसमें जो माना गया है ये माना गया है ऑप्शन ए को कि प्रकृत जीवन परिस्थिति में अधिकृत्य कथितुम अवसर प्रदानम। तो इसमें जो ये संभाषण नामक कौशल है इसके विकास के लिए छात्रों को भाषा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे बालक के अंदर वाक शक्ति को पूर्ण रूप से विकसित किया जा सके। तो इस प्रकार कौशल का यदि योग्यता विकास मार्ग देखा जाए तो वह है जीवन प्रकृत परिस्थिति को आधार करके बालक को अवसर द्वारा यहाँ पर योग्यता में ये रहेगा। तो इसमें जो आंसर है ये प्रकृत जीवन परिस्थिति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेखन से प्रथम सोपानम। लेखन जो है लेखन का प्रथम सोपान इनमें से किसे माना गया है। तो ये माना गया यहाँ पर संयत लेखनम को। नेक्स्ट है चतुर्थ कक्षायाः सौम्या नाम बाला पठन समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति सा। चौथी कक्षा की जो लड़की है सौम्या नाम की, ये पढ़ने के समय एक अपरिचित शब्द को देखती है, अर्थात जो उसे पहले नहीं देखा है। तो यह क्या इसमें करना चाहती है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए कि संदर्भ अनुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्। वो संदर्भ के अनुसार जो है इसमें उसका अर्थ जानने की कोशिश कर रही है। यदि शिक्षण के समय ऐसा हो कि चौथी कक्षा की कोई लड़की पढ़ते समय किसी भी एक अपरिचित शब्द को देखती है तो निश्चित रूप से उस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेगी तथा उस अर्थ के संदर्भ के अनुसार अनुमानित करेगी। कि जैसे कोई मान लिया आप गद्यांश पढ़ रहे हो और उसमें कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसका आपने नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर की लाइन या उसके बाद की लाइन को देखेंगे कि इसके अनुसार यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो वही यहाँ पर इसमें बताया गया है कि संदर्भ के अनुसार उसका जो अनुमान लगाएगी। नेक्स्ट है सतत समग्र मूल्यांकनम संकेतयति। सतत समग्र मूल्यांकन ये संकेत करता है। तो किसकी ये और सूचना देता है, संकेत करता है। तो ये माना गया है यहाँ पर विद्वत्तायाः तत्संबंधितः च। तो निरंतर संपूर्ण मूल्यांकन ये व्यक्ति के उसकी विद्वता से संबंधित ज्ञान होता है, अर्थात मूल्यांकन जो है कर्ता किसी इष्ट का मूल्यांकन कार्य करता है, उसमें सफल होता है तो वह कार्य उस कर्ता का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो विद्वता तत्संबंधिता चाहे ये आंसर यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कथा श्रवण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायक भवति। यह कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है, तो क्यों होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है।
तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी, श्रवण संभाषण कौशलम विकासार्थम। तो ये जो श्रवण विधि जो है शिक्षार्थियों के श्रवण संभाषण कौशल के विकास के लिए जरूरी है। कथा प्रवचन आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कविता पाठनस्य उद्देश्यम। कविता पाठ का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो कविता पाठ का उद्देश्य पूछा गया है। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए, अनुभूति नाम विचारा नाम चाहे बोध है। तो ये जो यहाँ पर भावी भाव और संचारी भाव, इनका उद्वेगित होना, ये सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो कविता जो है इसका पढ़ने का उद्देश्य अनुभूत और विचारों के उद्देश्य से है। नेक्स्ट रहेगा अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानम अपेक्षते। तो मातृभाषा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, व्यवधान अपेक्षित है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जो है प्रत्यक्ष विधि उसके द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि से कभी भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि अन्य तीनों विकल्पों से मातृभाषा व्यवधान अपेक्षित हो सकता है। सबसे पहली भाषा मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता नाम, तो ये क्या है? ये रहेगा ऑप्शन ए, सहजता संभाषण पठनम लिखनम चाहिए। सहजता के साथ संभाषण करना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि उद्गामी साक्षरतायाम अधस्तनेषु कस्य क्रियाकलाप से सन्निवेश है। तो यहाँ पर यह उद्गामी साक्षरता से अभिप्राय पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये माना गया है ऑप्शन सी को, लेखनी घर्षणम और अस्पष्ट उच्चारण को। ये जो यहाँ पर लेखनी घर्षणम जो आया है, इसका अर्थ होता है कलम का हिल डुल कर चलना। तो ये यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है। शब्दोच्चारण के क्रियाकलाप उद्गामी साक्षरता को बताते हैं। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्तनेषु कतमः साहित्य से उदाहरण। यहाँ पर साहित्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो यहाँ पर जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, निबंध है। साहित्य जो है इसका उदाहरण यहाँ पर निबंध से है, क्योंकि निबंध को साहित्य का प्राण माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्यांश। तो 53 से लेकर और 60 तक के क्वेश्चन आपने इसमें से छाट कर भरने हैं। तो अस्माकं संरक्षणाय संवर्धनाय च प्रकृति सदैव यत्नं करोति। सागरः पर्वता वनानि नद्यः सारांसि सर्वाणि जगतः सुखानि संवर्धन्ति। प्रसन्नः तर्ववायो विकारांशं पिबन्ति अस्मभ्यं स्वास्थ्यप्रदं वायुमण्डलं च प्रयच्छन्ति। पत्राणि पुष्पाणि वनानि फलानि प्रदाय इमे अस्मान् बहु उपकुर्वन्ति। वातावरणस्य वायुं च परिशोधनं कुर्वन्ति वनानि एव वनप्राणिनः सागरजन्तवः अपि पर्यावरणस्य सन्तुलं स्थापयन्ति। सम्प्रति तैलचलितानि यानानि यन्त्राणि च शिवके धूमैः स्वस्थं वायुमण्डलं भृशं प्रदूषयन्ति। वायुप्रदूषणं प्रतिक्षणं वर्धते। शिलाखण्डान् विदार्य वनानि च विच्छिद्य निर्मितेषु गिरिमार्गेषु यानानि धावन्ति। अस्त्राणां परीक्षणैः समुद्रस्य वातावरणं प्रदूष्यते। यथा यथा प्रवर्धते प्रस्तरमयाणां मार्गाणां संख्या तथा तथा वर्धन्ते प्रदूषण प्रस्तरकाणि यानानि यन्त्राणि च। एतद् विपरीतं यथा न वर्धन्ते वायुमण्डलस्य परिशोधनं साधनानि स्वल्पतराय लाभाय लोभात् अज्ञानात् वा जनाः स्वकीयं बहु विनाशन्ति। वन्यप्राणिनः मनोविनोदाय हिंसन्ति। कतिपय प्राणिनां लोभेन वनानि छिदन्ति। प्रदूषितै जलै गंगा कावेरी प्रभृति नदीनां नीराणि प्रदूषयन्ति। हाल ही में जो आपने इसमें जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो है उस पर ये भी वीडियो देखी होंगी कि जिसमें नदी जो है, नदी में बहुत सारे झाग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है उसके प्रदूषण के कारण दिखाई दे रहे हैं। आपने जो इस तरह की जो वीडियो है ये देखी होंगी। तो समुद्र प्राणिनां हिंसया यत्नेन कुर्वन्ति अनेन जले स्थले गगने च सर्वत्र प्रदूषणं वर्धते। अतः वनानि यतन्तः रक्षणीयानि। ग्रामेषु नगरेषु स्थाने स्थाने उद्यानानि समारोपयानि। शाक वाटिकानां संवर्धनं करणीयं। वन्यप्राणिनां संरक्षणाय अरण्यानां संख्या वर्धनीया। वृक्षाणाम् उच्छेदः रोदनीयः येन सागरः निर्बाधं समुल्लसन्तु। गगनमण्डलं स्वच्छं भवतु। पर्वतेषु औषधयः नदीस्तरोंसि च संवर्धन्ताम्।
तो यहाँ पर जो हमारा जो पर्यावरण जो है पेड़ पौधे, उनके बारे में यहाँ पर ये गद्यांश आया है कि किस तरीके से उनकी कटाई हो रही है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है या अन्य जो नुकसान है ये हो रहे हैं। तो इस गद्यांश में से आपने क्वेश्चन जाए फिल करने हैं। तो सदैव इति पर्याय है। सदैव शब्द जो है इसका पर्यायवाची समानार्थक शब्द क्या होता है? सदैव का मतलब होता है सदा, तो इसका पर्यायवाची शब्द रहेगा सर्वदा, सदा। रात्रि रात होता है या कल, और अधुना अब। तो ये जो हया होता है ये इसका मतलब है बीता हुआ कल, और स्वः होता है आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सामान्यतया प्रकृति ही जगतः किम वर्धति। तो सामान्य रूप से प्रकृति जगतः किम वर्धति क्या बढ़ाती है? प्रकृति जो है ये संसार में किसको बढ़ाती है? तो प्रकृति जो है इसके कारण क्या बढ़ता है? इसके कारण सुख बढ़ते हैं। तो सामान्यतः प्रकृति संसार में सुख को प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रसन्न तरह किम दूरी कुर्वन्ति। प्रसन्न खुश हुए पेड़ पौधे क्या दूर करते हैं? तो ये क्या दूर करते हैं? ये करते हैं वायु विकार को, अर्थात जो प्रदूषण जो है उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट है तैल चलित यानानि वायुमंडलम कथम दूषयन्ति। तैल चलित यानानि का मतलब है जो तेल से चलते हैं, चाहे उसमें आप कुछ भी लगा लो वायुमंडल में। तो ये किस कथम दूषयन्ति, किस प्रकार से दूषित करते हैं? तो ये करते हैं अपने धुएं के द्वारा, धुमाई। नेक्स्ट है जनः वन्य प्राणिनः किमर्थम हिंसन्ति। लोग जाए ये वन्य प्राणियों को किमर्थम हिंसन्ति, क्यों मार रहे हैं या क्यों उन पर हिंसा कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं अपना मनोविनोद के लिए, अपनी खुशी के लिए। नेक्स्ट है स्वस्थम इति पदस्य विलोम पदम। स्वस्थ जो है इसका उल्टा शब्द क्या होता है, अर्थात इसका विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो इसका स्वस्थ का होगा अस्वस्थ, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अस्वस्थम। नेक्स्ट है अनुच्छेद अस्मिन का संकल्प है। ये जो यहाँ पर गद्यांश आया है, इस अनुच्छेद में किसकी ओर इशारा किया गया है या इसमें क्या संकल्प लिया गया है? तो इसमें लिया गया है कि वृक्षानाम उच्छेदा रोदनीय, कि हमें जो वृक्ष जहाँ उनकी कटाई को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है पर्वतेषु केषां वृद्धि भवेत्। पर्वत जो है उनमें किसकी वृद्धि होनी चाहिए? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो औषधि नाम। तो पर्वतों में औषधि की वृद्धि होती है। तो पर्वतों से हमें क्या अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत में सीटैट में प्रीवियस ईयर में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।